हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा, प्री मेडिको चैनल पे आपको एनटीए टेस्ट डिस्कस कराए जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको फिजिक्स डिस्कस कराई जा चुकी है, बेटा केमिस्ट्री भी डिस्कस कराई जा रही है, इसके साथ बायोलॉजी भी कराई जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज का जो टेस्ट है हमारा वो नीट एनटीए का है, नीट नेशनल अभ्यास टेस्ट, जिसमें मैं टेस्ट 88 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कराने जा रहा हूं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो है द वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, कह रहा है कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। देखो बेटा, वेवलेंथ की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो क्या होता है वेवलेंथ मिनिमम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देख लेते हैं इन चारों में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस किस में आएगा। तो बेटा जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस आएगा बेटा N3 to N1। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये मैक्सिमम होगा। क्लियर, इससे आप चेक कर सकते हो, इक्वल टू RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इससे जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और जब इसमें एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो बेटा वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इज। देखो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछ रहे हैं बेटा, आपको पता है सेकेंड है मतलब एल्थराइल अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन टू द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट के कार्बोनेट होते हैं बेटा उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डाउन टू द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो देखते हैं बेटा कौन कौन सही है। देखो डाउन टू द ग्रुप क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो ये सही है। ये डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ये सेकंड डे का है तो डिक्रीज होगा, सही है। ये फर्स्ट डे का है, ये इंक्रीज होना चाहिए, तो ये भी सही है। इसमें देखो ये भी डाउन टू द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी सही है। देखो लेकिन इसमें क्या करे, डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, जबकि ये गलत है। डाउन टू द ग्रुप फर्स्ट डे के क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, तो ये गलत है। तो कौन कौन सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टीरियो, हमारा ये जो कंपाउंड दिया है उसका स्टीरियो आइसोमर कह रहे हैं। तो देखो बेटा ये क्या है, यार डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस हो जाएगा। क्लियर, और सिस ट्रांस हो जाएगा बेटा। उसके अलावा यहाँ देखो क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, तो पहले हम इसका कह रहे हैं कि एक सिस इसका बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। ठीक है, दो इसको आइसोमर बन गए, और बेटा ये कायरल सेंटर की वजह से सिस का क्या बन जाएगा, दो स्टीरियो, एक डी एंड एल फॉर्म, और ट्रांस का भी क्या हो जाएगा, एक डी एंड एल फॉर्म। क्लियर, तो टोटल कितने आइसोमर हो गए, 4 आइसोमर। तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर देयर इन 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इफ द वॉल्यूम ऑफ 0.5 ml ड्रॉप पर 1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी दिया है, तो देखो पहले हम वेट निकाल लें। वेट ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर वो कितना होगा बेटा, होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना दिया, 0.05, डेंसिटी कितना 1, तो बेटा कितना हो जाएगा 0.05 ग्राम। ये हो गया बेटा एक ड्रॉप का वेट। तो 10 ड्रॉप का कितना होगा बेटा वेट, 10 ड्रॉप का वेट कितना होगा बेटा, हो जाएगा 0.5 ग्राम। ओके, अब मोल कितना होगा 10 ड्रॉप में, मोल ऑफ 10 ड्रॉप क्या होगा, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा, वाटर का कितना होता है 18। क्लियर, इसको आप क्या करो, ये हो गया क्या, मोल मिल गया, अब मोल में मल्टीप्लाई कर दो आप एवोगाड्रो नंबर Na का, तो ये करोगे 0.5 by 18 into 6.023 into 10 to the power 23। ठीक है बेटा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.667 into 10 to the power 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग अ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन बॉल। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .12H2, यही तो होता है। जब इसमें हम वाटर के रिएक्शन कराते हैं तो ये बेटा हाइड्रेटेड हो जाता है और क्या बना लेता है, ये, और ये क्या है आपको पता है, जिप्सम। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये भी क्या है, हाइड्रेशन से ही तो हुआ। तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाइड्रेशन हो जाता है और एक नया हाइड्रेट बन जाता है। तो आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ दिस कंपाउंड विच कंपाउंड हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड। बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये तो होता है। और यहां देखो बेटा इन चारों में से सबसे ज्यादा मोर स्टेबल एल्कीन कौन है बेटा, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन इज द मोस्ट स्टेबल
इसकी वजह से क्या होगा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिनिमम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इसमें मेजर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। देखो बेटा ये क्या है, प्राइमरी एमीन, ठीक है, और प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। और कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ये जो है ग्रुप क्या होता है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रक्चर में यहां बना दूं, ये हो गया बेंजीन आपका, यहाँ पे हो गया बेटा साइनाइड, ये हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, आइसोसाइनाइड NC। क्लियर। अब फर्दर इस पे क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो बेटा सभी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और रिड्यूस हो जाएगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे भी रिड्यूशन होगा। यहाँ पे मान लो कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 NH2, यहाँ पे भी बेटा ये OH हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा बेटा, देखो सबका हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो बेटा इसमें आंसर जो होगा ये फर्स्ट होगा, थोड़ा ये कट हो गया है। क्लियर। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि देखो सभी चारों ऑप्शन में क्या है, साइनाइड को इन्होंने वो नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में थोड़ा ये स्लाइड में कट हो गया है, पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर विद प्रोपीन। देखो क्लोरीन जब वाटर रिएक्शन करते हैं बेटा, तो ये बन जाता है HCl एंड HOCl। क्लियर। अब ये HOCl क्या करेगा, प्रोपीन पे अटैक करेगा। तो ये बेटा हो गई आपकी प्रोपीन, ठीक है। पहले क्या करेगा, Cl अटैक करेगा, तो बेटा ये ऐसे स्ट्रक्चर में CH3 CH CH2 Cl, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। फर्दर OH माइनस इस पर अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH, क्या हो जाएगा CH2 Cl। क्लियर। एक्चुअली बेटा ये ऐसे होता है, ये ऑटो प्रोटीनेट हो जाता है, स्ट्रक्चर यूं बन जाता है ना। फिर क्या होता है, जब ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड इसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा तो ये लीव कर जाएगा, लीव करके फिर वाटर वापस से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ओके, तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, B इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोरैक्स इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन बोरान बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। हम बोरैक्स पे अगर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कराते हैं तो बेटा हमें मिलता है क्या, आर्थोबोरिक एसिड। क्लियर। अब बोरिक एसिड को जब हीट करते हैं तो बेटा हमें क्या मिल जाता है, बोरिक ऑक्साइड। और जब इसको इसके ऊपर जब हम मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम को लेके हीट करते हैं तो बेटा बनता है क्या, ये क्या है आपका, बोरान है बेटा। और देखो जो बोरान होता है 2 स्टेप में होता है, एक होता है बोरान एमॉर्फस, और एक होता है बेटा बोरान क्रिस्टलाइन। ठीक है। तो अगर आपने मैग्नीशियम यूज किया तो बेटा बन जाएगा एमॉर्फस बोरान, और अगर आपने एल्युमिनियम यूज किया तो बेटा ये हो जाएगा क्रिस्टलाइन बोरान। ये क्या पूछ रहे हैं, क्रिस्टलाइन बोरान, तो बेटा आंसर क्या होगा, एक्स आपका HCl होगा और वाई क्या होगा, एल्युमिनियम। क्लियर। अब ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। तो देखो ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन ए में HCl पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से क्या होता है, क्रिस्टलाइन बोरान होता है। HCl C एल्युमिनियम, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और ये इनकम्प्लीट है। एक्चुअली यहाँ पे एल्युमिनियम होता तो इसका आंसर डी होता। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एल्युमिनियम मिसप्रिंट हो गया है, पर अगर आपको आंसर लगाना होगा तो यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, rectified spirit contain 95% ethanol by mass, the mole fraction of ethanol is। बेटा 95% इथेनॉल बाई मास का मतलब है कि 95% वेट बाई वॉल्यूम इन्होंने दिया है। इसका मतलब है कि अगर 100 ग्राम आपका क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है, तो उसमें 95 ग्राम आपका क्या है, इथेनॉल है, और बेटा उसमें 5 ग्राम आपका क्या है, वाटर है। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन आप पूछ रहे हैं किसका, इथेनॉल का, तो बेटा निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हो जाएगा बेटा मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल ऑफ टोटल मोल। तो मान लेते हैं मोल ऑफ इथेनॉल N1 है बेटा, वाटर का N2 मान ले, तो ये हो जाएगा, ये हो गया बेटा। अब मोल किसका होगा, इथेनॉल का, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट अपन, सॉरी बेटा इथेनॉल का वेट अपन, इसका मॉलिक्यूलर वेट वो होता है बेटा 46। यहाँ पे कितना हो जाएगा 95/46 प्लस वाटर 5/18, कितना हो जाएगा बेटा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.881। तो हमारा आंसर कौन सा होगा,
0.881 is the right answer. Okay, next question. H2O2 is prepared by laboratory by the action of H2SO4 with, बेटा जब इस पे Na2 और H2SO4 की जब रिएक्शन कराओगे आप तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बन जाता है आपका Na2SO4 प्लस H2O2. क्लियर? यहाँ पे भी रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाता है बेटा BaSO4 प्लस H2O2. लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक्चुअली ये हो जाता है कि जो ये BaSO4 है ये क्या करता है, फर्दर इसको रिएक्ट करने नहीं देता है, BaO2 के ऊपर कवरिंग बना लेता है और इसको रिएक्ट नहीं करने देता है. तो इससे जो यील्ड होती है वो पुअर होती है, और जब इससे यील्ड पुअर होगी तो इसको लेबोरेटरी मैथ में यूज नहीं करेंगे. क्लियर, समझ गए आप? क्योंकि जो इससे H2O2 बनेगा वो बहुत ही पुअर क्वांटिटी में बनेगा, और जब हम लेबोरेटरी में पढ़ाते हैं तो हमें एक निश्चित अमाउंट चाहिए होता है. ठीक है, तो ये इससे हम नहीं बनाएंगे. बात करते हैं इससे, तो इससे बेटा अगर हम यूज करेंगे H2SO4 तो बेटा इससे जो बनेगा, इससे जो बनता है बेटा वो भी बेरियम सल्फेट तो बनेगा, लेकिन इससे जो पेरोक्साइड की यील्ड है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू BaO2. ठीक है, ये बन जाएगा. तो बेटा इससे भी यील्ड अच्छी होगी और इससे भी अच्छी यील्ड होगी, इसी वजह से दोनों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किसमें, पेरोक्साइड के फॉर्मेशन में. इन द गिवन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट विल बी, अब ये बेटा C6H5CH2Br. ठीक है, यहाँ पे AgCN बेटा AgC ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे लोन पेयर है बेटा. आपको पता है क्या है, ये कोवलेंट है तो इसका आयनाइजेशन होगा नहीं, जब कोवलेंट है तो आयनाइजेशन नहीं होगा, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, और ये C6H5 क्या बन जाएगा बेटा, CH2, और इधर क्या बन जाएगा, H इससे बाइंड अप हो जाएगा और NC आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो बेटा आंसर कौन सा होगा, B इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is false statement? SiO2 has the structure similar to that of CO2. बेटा ये गलत है बेटा. SiO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो क्या होगा, देखो SiO2 ये इस फॉर्म में पाया जाएगा बेटा, ये पॉलीमराइज्ड फॉर्म में होता है. क्लियर? फिर Si यहाँ पे O, फिर वापस से बेटा O, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा O, फिर वापस से Si एंड हियर इज द Si, फिर वापस से O एंड अदर, ऐसे करते करते. तो बेटा जब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, sp3, मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल. ठीक है, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इस फॉर्म में पाई जाती है, तो इसका बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका शेप क्या आएगा, लीनियर. ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो ये बेटा गलत होगा. तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये इज द राइट आंसर. बाकी चेक कर लेते हैं. नेचुरल सिलिकॉन एग्जिस्ट ओनली इन द कॉम्बिनेशन स्टेट, बिल्कुल सिलिका के फॉर्म में पाया जाता है बेटा, ये सही है. सिलिकॉन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग SiO2 विद मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम से इसको रिड्यूस करके हम सिलिकॉन को बना सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है बेटा. सिलिकॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बट एग्जिस्ट ओनली इन डायमंड लाइक स्ट्रक्चर. बिल्कुल बेटा, ग्रेफाइट में रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है. ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, और आपको पता है डायमंड भी टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The vapor pressure of mercury is 0.0 mmHg at 27 डिग्री सेल्सियस. The value of Kc की वैल्यू पूछ रहे हैं बेटा. अब ये जो गैसियस फॉर्म है तो हमको किससे क्या निकालना पड़ेगा, Kp. Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. बेटा यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो ड्यू टू मरकरी वेपर है, तो इस वजह से इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर के बराबर लिखेंगे. तो वेपर प्रेशर कितना है बेटा, 0.002 mmHg, यही तो है. लेकिन इसको हमें एटीएम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, Kp की वैल्यू हो जाएगी 0.002 बाई 760 mmHg, यही तो हो जाएगा. सॉरी बेटा, एटीएम. अब क्या करते हैं, आपको Kp और Kc रिलेशन पता है क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, यही तो होता है. और डेल्टा Ng क्या होता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यही तो होता है. अब बेटा गैसियस प्रोडक्ट कितना है, 1, रिएक्टेंट 0, तो कितना हो जाएगा यार, डेल्टा Ng की वैल्यू 1 हो गई. बस निकाल लेते हैं. Kp की वैल्यू क्या है, 0.002 बाई 760. Kc हमें चाहिए बेटा RT, R आपको पता है कितना है, 0.082 इंटू T आपका 300, डेल्टा Ng की वैल्यू 1. तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा Kc की वैल्यू आएगी 1.068 इंटू 10 टू द पावर -7 मोलर. ओके, तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
If 0.1 mole of salt is added to 1 liter water, which of the following this salt expected to produce most acidic solution? बेटा इन देखो में देखोगे तो बताए, ये पता है कोवेलेंट है बेटा, तो इसका एनालाइजेशन उतनी आसानी से पॉसिबल है नहीं। ये इक्विवेलेंट है, पर यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है इसके कंपेयर में यहाँ पे जो अमोनियम नाइट्रेट है बेटा, ये आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वेरी बिग बेस होता है, और NO3 मतलब HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से जो इसका सोल्यूशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनोलिसिस ऑफ RX गिव। देखो बेटा अमोनोलिसिस करा रहे हैं RX की, ठीक है, मतलब अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं। क्लियर? अगर बेटा अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया तब तो बेटा केवल प्राइमरी एमीन बोलेगा, मतलब क्या बनेगा? केवल प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफाई किए नहीं है, तो पूछ रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बेटा हम क्या कह रहे हैं, इन दोनों को एक्सेस में ले रहे हैं। तो अगर आपने इसको एक्सेस में ले लिया, ठीक है, अगर ये एक्सेस में ले लिया बेटा, तो क्या होगा? प्राइमरी एमीन भी बनेगा बेटा, उसके बाद सेकेंडरी एमीन भी बनेगा आपका NRH, उसके बाद बेटा टर्सरी एमीन भी बनेगा। इसके अलावा क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड भी बनेगा बेटा। वो कैसे बनेगा? R R R और इधर R और ये प्लस और इधर क्या हो जाएगा? X माइनस। ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर बनेंगे जब आपने एल्किल हैलाइड को एक्सेस में ले लिया। क्योंकि कंडीशन इन्होंने यहाँ पे दी नहीं है तो आप एक्सेस मान के ही चलो, तो आंसर क्या होगा? सभी कुछ बनेंगे इसमें। ओके, Which among the following represent the chelating ligand? इनमें से कौन chelating ligand है बेटा? तो ये है 2,2-डाइपेराडिल। बेटा जो डाइपेराडिल का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ठीक है। N क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बेटा ये, एंड हियर इज दैट, एंड डबल बॉन्ड यहाँ ये हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा, ये दोनों दूसरे बाइंड अप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या चिलेटिंग है, तो आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। Next question, when passed through the heated iron tube, propyne polymerized to give। प्रोपाइन का बेटा स्ट्रक्चर ये होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें क्या होता है बेटा? इसके 3 मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं। ओके, इसके 3 मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा? आपस में पॉलीमराइज्ड करते हैं और कुछ यूं होता है। ठीक है, जब इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से हम पास करते हैं तो बेटा क्या होता है? ये जो है बॉन्ड आपस में बॉन्डिंग शो कर लेगा और स्ट्रक्चर यूं बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये जहां पे हो जाएगा क्या? तो ये देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, और बेटा डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? एक CH3 यहाँ होगा, एक CH3 बेटा यहाँ पे होगा आपका, और एक CH3 यहाँ पे होगा। ये क्या है बेटा? आपको पता है ये मेसिटिलीन है। ठीक है, अगर इसका IPC नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO का क्वेश्चन क्या होगी बेटा? ये होती है कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस इक्वल टू CO, यही तो होगा। अब बेटा क्या करते हैं, इस रिएक्शन को हमें चाहिए तो हम क्या करें? इन दोनों रिएक्शनों से कैसे करें बेटा? फर्स्ट रिएक्शन को एज सच लिख दें, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट रिएक्शन को एज सच लिखेंगे, मतलब कार्बन ग्रेफाइट O2 ये हो जाएगा CO2, डेल्टा H की वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव 394 होगी। ठीक है, अब क्या करें बेटा? सेकंड रिएक्शन को क्या करें? सेकंड रिएक्शन को क्या करना है? रिवर्स करना है। ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना है 1/2 से। जब बेटा इसको रिवर्स करेंगे और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा CO2 प्लस CO2 बेटा, एंड देन ये हो जाएगा CO प्लस हाफ O2। क्लियर? तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? रिवर्स किया तो जो वैल्यू निगेटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो हो जाएगा 569, लेकिन इसको क्या करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई वो करना है। ठीक है, ये हो गया। बस देखो इसको आप करोगे तो CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? बस डेल्टा H1 और डेल्टा H2 लिख देते हैं, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, यही तो होगा। बस लिखते हैं, माइनस का 394 प्लस 569 इंटू 1/2। क्लियर? जब बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 10.95 किलो जूल। सी इज द राइट आंसर। बेटा जो बुक में दिया, जो आपके आंसर दिया गया उसमें ये आंसर बेटा उन्होंने ये दिया, ये गलत आंसर है, एक्चुअली आंसर यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of this oxidation reduction pair will be the reduction potential vary with pH। बेटा अगर pH से वेरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एज सच बना रह रहा है, चाहे फर्स्ट में ऑक्सीजन है, सेकंड जब ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एज सच रह रहा है। लेकिन सेकंड वाले में देखो क्या हो रहा है, जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बेटा ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, क्लियर। और जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं एच को बैलेंस करने के लिए उतने क्या करते हैं, एच जोड़ देते हैं। तो ये हो गया वाटर बैलेंस हो गया। लेकिन जब बेटा वाटर बैलेंस हो गया तो हमें चार्ज भी बैलेंस करना है। यहाँ पे इसका बैलेंस कितना, +2 और यहाँ पे +4 है, तो टोटल चार्ज कितना है, यहाँ 6 प्लस है और यहाँ 4 का प्लस है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, क्लियर। तो एक्चुअली हो जाएगा ये 4Hn प्लस Am O2 एंड हियर Am प्लस 2H2, यही तो होगा, +2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब बेटा देखो जो सेकेंड वाला है इसी में एच आयन का यूज हो रहा है, और जब एच आयन का जिस फेज में यूज होगा वही बेटा पीएच पे वेरी करेगा। सेकंड थर्ड में देखो इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो बेटा ये बन जाएगा। तो ओवरऑल सेकंड इज द डिपेंड ऑन पीएच। तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। व्हिच इज फॉलोइंग इज करेक्ट। The number of electron present in the valence shell of sulfur is SF16 is 12। देख लेते हैं बेटा, सल्फर हो गया 6 हो गया बॉन्डिंग 5 and 3 to 5 and here is the one 6 फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। बेटा बॉन्ड काउंट कर लो तो कितने हो जाएंगे 6, इलेक्ट्रॉन कितने 2 से मल्टीप्लाई हो 12 इलेक्ट्रॉन। क्या सही है, बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। ओके, The rate of reaction involve ionic compound very slow। बेटा ये फास्ट होता है। वेस्पर थ्योरी एसेंशियल2 इज लीनियर, गलत बेटा, ये V शेप्ड होगा। और जो थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, बेटा गलत है। आपको पता है फर्स्ट ज्यादा आयनिक कंपाउंड तेजी से बनाता है, देन सेकंड और बाद में थर्ड है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जस्ट रिवर्स रेशियो, तो ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत है, ये सही है, तो ये हमारा आंसर होगा। Which of the following graph correctly represent the variation of पार्टिकल मूवमेंट विद एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बेटा आपको पता है ये होता है H/P, मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और ये ग्राफ अगर देखोगे तो बेटा ये क्या होगा, हाइपरबोला, ठीक है। और हाइपरबोला किसमें दिख रहा है बेटा, हाइपरबोला आपका दिख रहा है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following compound is found when a mixture of K2Cr2O7 and NaCl is heated with the concentrate H2SO4। बेटा जब K2Cr2O7 की रिएक्शन NaCl in the presence of H2SO4 करते हैं तो बेटा हमें क्रोमिल क्लोराइड का वेपर मिलता है। और ये क्या होता है, रेड वेपर होता है, ठीक है, रेड वेपर प्राप्त होता है। और इसका हम यूज करते हैं डी ब्लॉक में क्या, टेस्टिंग के लिए। तो बेटा इस पे कौन सा आंसर होगा, ए क्रोमिल क्लोराइड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 40% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया इज 1.64 atm एंड द 3.42 वेट कैन बी शुगर। मतलब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है और कह रहा है कि इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिला लेंगे तो कितना होगा। तो बेटा आपको पता है कि जब इक्वल वॉल्यूम मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है रिजल्टिंग V1 प्लस V2, ये हो जाएगा π1 V1 प्लस π2 V2, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पाई आर मान लो वॉल्यूम क्या है V है, तो ये हो जाएगा V प्लस V। और यहाँ कितना π1 की वैल्यू कितना दिया है इन्होंने बेटा, तो हो जाएगा π2 V। π1 की वैल्यू दी है 1.64 प्लस V सॉरी इंटू V प्लस ये 2.46 इंटू V। V कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 1.64 प्लस 2.46 अपॉन 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी बेटा 2.05 atm इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी करा रहे हैं हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन। तो पता है बेटा क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा। तो ऑक्साइम बना लेते हैं C6H5CH और बेटा यहाँ डबल बॉन्ड N, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा बेटा, यही तो होता है।
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा NOH। ठीक है बेटा, अगर एक OH ये उधर हो जाएगा तो आपको पता है सीन और एंटी आइसोमर इसमें मिल जाएंगे, और ये भी क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर के एग्जांपल है। तो एक बार क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा बेटा, एक बार क्या हो जाएगा, एंटी। तो क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ सीन एंड एंटी ऑक्साइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन Ri may not be, बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, ये है बेटा, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम मतलब आयनिक साइनाइड से कराते हैं तो बेटा ये होती है SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप करती है। ठीक है, और आपको पता है कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड का मतलब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के लिए लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो बेटा जो एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी द राइट आंसर। कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है बेटा, आपको पता है कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू, यही तो होता है रेजोनेंस एनर्जी। अब क्या करते हैं बेटा, आपको दिया है एक्सपेरिमेंटल दे दिया, हमें कैलकुलेटेड निकालना है। तो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखेंगे। तो N2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगी बेटा, ये होगी N2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू N2O। क्लियर, ये होगा बेटा। जो N2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा। ठीक है, क्लियर। अब सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटेड होगी बेटा, वो होगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखते हैं बेटा, N2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है बेटा, 946 प्लस O2 कितना, हाफ इंटू 498 माइनस बॉन्ड एनर्जी NN डबल बॉन्ड हो कितना हो जाएगा 418 प्लस ये बेटा कितना है 607। क्लियर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा वैल्यू आएगी आपकी 170 किलो जूल। क्लियर। तो बेटा हमें कैलकुलेटेड वैल्यू पता चल गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2 है, तो रेजोनेंस एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना 82 माइनस ये कितना बेटा 170 कैलकुलेटेड, आंसर कितना आएगा माइनस का 88 किलो जूल इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। Which of the following sequence represent the correct increasing order of bond angle in the given molecule? ठीक है, तो बेटा इसका आंसर ऐसी पर्टिकुलर कोई लॉजिक नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप इसको याद कर लो, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन बेटा निकालोगे तो आप आएगा वो sp3। ठीक है, लेकिन 109 डिग्री से बेटा आपका ज्यादा होता है किसका, OCl2 का। रीजन ये है क्योंकि OCl2 के वजह से इसमें क्या होता है, स्टेरिक इंटेंस ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो बेटा बेस्ट है कि इसको आप रिमाइंड कर लो। ओके, इसमें कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं यूज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वेरीज विद द करंट डाउन फ्रॉम द सेल अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। बेटा इसकी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होगा, ए। पोटेंशियल और करंट के बीच में पूछ रहे हैं वो भी टर्मिनल पोटेंशियल, तो बेटा उसके लिए आपको फार्मूला पता है क्या है, V इक्वल टू E माइनस IV। ठीक है, यही तो होता है बेटा। तो इसका मतलब Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का C माइनस MX, यही तो होगा। और यही होगा बेटा पॉजिटिव इंटरसेप्ट लिए हुए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, compound A show positive iodoform test. Oxidation of A KMnO4 gives acid and hydride of this acid preparation of phenolphthalein। ठीक है, क्वेश्चन ये है, समझ गए आप, phenolphthalein बन रहा है कोई मतलब वो है। तो देखो बेटा पहले आप क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये है कि ए पे अगर हमने रिएक्शन कराई KMnO4 की तो उससे एसिड बी बना, और इस एसिड बी का जब हमने एनहाइड्राइड यूज किया तो उस एनहाइड्राइड से हमने फिनोल्फथलीन बनाया। तो पूछ रहे हैं कि बेटा ये कंपाउंड ए क्या होगा। तो देखो बेटा फिनोल्फथलीन बनाने के लिए हम कौन सा एनहाइड्राइड यूज करते हैं, तो सबको पता होगा बेटा कि हम यूज करते हैं थाइलिक एनहाइड्राइड। क्लियर, थाइलिक एनहाइड्राइड का यूज किया जाता है बेटा फिनोल्फथलीन बनाने में। क्लियर। अब ये जो थाइलिक एनहाइड्राइड बना है बेटा ये आपको पता है किससे बना होगा,
थैलिक एनाइड्राइड बेटा ये तो थैलिक एमाइड हो गया, थैलिक एनाइड्राइड ये होगा। थैलिक एमाइड बनता है बेटा आपका थैलिक एसिड से, जब थैलिक एसिड को हम हीट करते हैं तो हमें थैलिक एमाइड मिल जाता है। क्लियर, ये होगा। ठीक है, इसका मतलब जो थैलिक एसिड बना होगा ये किससे बना होगा बेटा, थैलिक एसिड बना होगा जब एडसेंट कार्बन पे क्या हो, दो ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे। तो इन चारों ऑप्शनों में देखो तो एडसेंट कार्बन पे दो ही ऐसे, ए वाला ऑप्शन और सी वाला ही ऑप्शन है जिससे एडसेंट कार्बन पे हम ऑक्सीडाइज करके थैलिक एसिड बना सकते हैं। तो इससे भी थैलिक एसिड बन सकता है बेटा और इससे भी थैलिक एसिड बन सकता है, तो फिर करें क्या। ठीक है, तो फिर क्या करें बेटा, तो देखो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो ए है बेटा वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। अब आप बताओ इन दोनों में से पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, तो बेटा ये वाला है जो ग्रुप लगा है, क्या ये ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल ये ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। बेटा ये ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो आपके पास ये ग्रुप होना चाहिए या तो ये ग्रुप होना चाहिए बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए। इन दोनों में से ये ग्रुप तो इसमें प्रेजेंट है लेकिन इसमें ये इन दोनों में से कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। इन द गिवन रिएक्शन एक्स विल बी, एक्स के बारे में पूछ रहे हैं बेटा, ये कौन सी रिएक्शन है, आपको पता है कौन सी रिएक्शन है ये बेटा हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में आपको पता है क्या बनता है बेटा, हैलोफॉर्म बनता है और क्या बनता है, एसिड बनता है। पहले साल्ट बनेगा, फर्दर देखो पहले उसमें क्या बनेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इन द गिवन रिएक्शन एक्स विल बी, कह रहे हैं कि एक्स क्या होगा। देखो बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनता है, पहले हैलोफॉर्म बनता है और क्या बनता है, पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड बनता है। ठीक है, पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड, तो इसे पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड बना देती हो जाएगा C6H5COO के, ये हो गया पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं तो बेटा जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, बी कार्बोक्सिलिक एसिड द राइट आंसर। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, बेटा आपको पता है अल्फा एल अमीनो एसिड का ये पॉलीमर होता है। टू स्टॉप ब्लीडिंग FeCl3 इज अप्लाई टू लोकली बिका। देखो बेटा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ये कह रहे हैं FeCl3 सील द ब्लड वेसल। बेटा ये ब्लड वेसल कैसे सील करेगा, इसको आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो और जब एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो तो ब्लड वेसल ये सील करेगा नहीं, तो ऑप्शन ये गलत है। FeCl3 चेंज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ये संभव ही नहीं है बेटा, आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो तो ब्लड फ्लो कैसे रिवर्स हो जाएगा, तो ये भी गलत है बेटा। नेक्स्ट कह रहे हैं FeCl3 रिएक्ट विद ब्लड टू फॉर्म अ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच सील द ब्लड वेसल। FeCl3 ब्लड के साथ रिएक्ट करके सॉलिड सब्सटेंस बनाता है नहीं, तो बेटा ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, FeCl3 का डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड। बिल्कुल बेटा, जब FeCl3 क्या करता है, डीनेचुरेशन कर देगा प्रोटीन का तो प्रोटीन ब्लड क्लॉट हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं कंसीडर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर NO2O3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल मैकेनिज्म इज कंस्टिट्यूएंट द रेट लॉ। पहले बेटा फर्स्ट रेट लॉ लिखो, मैकेनिज्म फर्स्ट को देखो तो ये क्या हो जाएगा NO2, इसके लिए जो रेट लिखेंगे बेटा वो होगा आपका रेट होगा, अगर मैकेनिज्म फर्स्ट तो स्लोवेस्ट स्टेप पे रेट लगाते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा KNO2 एंड O3, ये तो होगा। तो बेटा फर्स्ट मैकेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें मैकेनिज्म सेकंड की, तो बेटा सेकंड में जो स्लोएस्ट स्टेप है उस पे आप लगाओगे तो देखो रेट, इसमें क्या होगा NO2 और AO, क्लियर, ये होगा। फर्स्ट मैकेनिज्म तो पार्टिसिपेट होगा, दूसरे मैकेनिज्म में भी NO2 आ रहा है बेटा पर ऑक्सीजन आ रहा है, पर इस ऑक्सीजन को अगर आप यहाँ से फास्टेस्ट स्टेप से रिमूव करोगे तो बेटा इसमें जो अल्टीमेट आ जाएगा वो आ जाएगा KNO2 और इधर हो जाएगा बेटा O3 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका O2, क्लियर, ये आ जाएगा। तो बेटा दोनों में देखो रिएक्टेंट के पार्ट आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों मैकेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सी इज द राइट आंसर। इन द गिवन रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेटा इससे, तो बेटा आपको पता है क्या बनता है, CH3MgBr है बेटा, ये क्या होगा आपका CH3 माइनस A इस पे अटैक करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पे हो जाएगा बेटा CH3, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड N माइनस और यहाँ हो जाएगा MgBr, ओके।
ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये बन जाएगा, तो आपका कंपाउंड ये बन जाएगा। क्लियर हो जाएगा CH3 और ये बन जाएगा MgBrN और यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा OH। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन रिएक्शन D2 क्या करेगा बेटा, आपको पता है इसमें D प्लस एक्ट हो जाएगा और ये CH3T बन जाएगा। क्लियर, तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। Which of the following complex compound is the penta-aqua-cyano-iodo-iron third and trichloro-tricyanide-cobaltate third। बस बेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पेंटा है तो ये हो जाएगा आयरन, कितना बोल रहा है, पेंटा एक्वा मतलब H2O कितना बेटा 5 है। क्लियर, और क्या कह रहा है, साइनाइडो मतलब साइनाइड 1 है। ठीक है बेटा, जब इसका वो निकालोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, साइनाइड का -1। दूसरा बेटा इसमें कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का 3 है, +3 है, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, +2 का। अब बात करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, ट्राइक्लोराइडो ट्राइसाइनाइडो कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है पर 3 क्लोरीन है बेटा और 3 साइनाइड है, यही तो है। तो 3 चार्ज है बेटा, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -3। दोनों को इक्वेट कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा Fe, मतलब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। मतलब पीछे टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बेटा इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, विच कंपाउंड एग्जिस्ट मेनली इन द इनॉल फॉर्म, बेटा इसका इनॉल बनाएंगे, इसका इनॉल बनाएंगे तो कैसे बनेगा बेटा, इसका इनॉल फॉर्म ये बन जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इसका इनॉल फॉर्म ये होगा बेटा, ये क्या करेगा, वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे बेटा, 3 इनॉलिक स्ट्रक्चर कंबाइन होके बेटा यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे हो जाएगा। इन तीनों में देखो बेटा ये क्या है, तीनों इनॉल फॉर्म इनके कंपेयर में मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी में क्या हो रहा है बेटा, एरोमेटिसिटी गेन हो रही है इसकी। ठीक है, इसमें भी एरोमेटिसिटी गेन हो रही है और इसमें भी इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, तो इनॉल कंटेंट इसके ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटोन। तो तीनों का होगा, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। बेटा आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ओके, ऑल द अबव। नेक्स्ट, in the given variation extent of absorption with pressure at given constant temperature is given the following figure। तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा प्रेशर के अगर टेम्परेचर की रेंज की बात करें तो आपको पता है कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यही तो होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो टेम्परेचर T1 है तो जो आपका एडजॉर्प्शन है, वो जो वैल्यू है एडजॉर्प्शन कंस्टिट्यूएंट की, वो वैल्यू कम है। T2 पे क्या हो रहा है, वैल्यू और बढ़ रही है, और T3 पे और वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब कि जो एडजॉर्प्शन है वो T3 पे सबसे ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये ज्यादा है तो ये टेम्परेचर क्या कम होगा, T3 की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद क्या होगा बेटा, T2 होगा, देन उसके बाद T1 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड इज द राइट आंसर। T3 सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन है ये क्या है, वैल्यू ऑफ एडजॉर्प्शन, तो वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, T3 सबसे कम, उसके हिसाब से। विच ट्राइहेलाइड नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, देखो बेटा वो ट्राइहेलाइड वाटर द्वारा हाइड्रोलाइज नहीं होगा जिसके पास d ऑर्बिटल नहीं होगा। ठीक है, d ऑर्बिटल मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक्चुअली जो वाटर मॉलिक्यूल का ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, वो क्या करता है, इसमें इमर्ज होता है। लेकिन इसमें देखो एक भी वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, सॉरी ऑर्बिटल नहीं है जिसपे क्या करे, इसके लोन पेयर आए, तो इसके वजह से क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा बेटा, ए। क्लियर, मतलब इन दोनों एटमों में से किसी एक के पास डी ऑर्बिटल होना मस्ट है। ओके, नेक्स्ट, लाइसिन इज द विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड, बेटा ये बेसिक अमीनो एसिड है। कैसे, देखो लाइसिन का स्ट्रक्चर ये होता है, क्लियर, CH4C या NH2 और ये हो जाएगा CHCO। ठीक है, एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया तो बेटा ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
When NaCl is doped in 10 to the power 5 mole % Sr2Cl2, then what is the number of cationic vacancy per mole NaCl? बेटा आपको पता है कि अगर आपने 1 मॉलिक्यूल SrCl2 यूज किया तो आपको पता है कि NaCl में एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। क्लियर? यही तो होगा। तो इसके मॉलिक्यूल जितना होंगे उतना ही क्या होगी, कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसके मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। तो बेटा इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये 10 टू द पावर -5 क्या कह रहा है, मोल %, मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे और इनमें क्या होगा, ये तो मोल हो गया, इसमें इसके अवोगाद्रो नंबर से वो कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये मिल गया क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SrCl2। और जितने मॉलिक्यूल है बेटा उतनी ही तो वैकेंसी है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 10 टू द पावर -7 Na। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 10 टू द पावर -7 Na इज द राइट आंसर। ओके, इन द रिएक्शन क्या बनेगा, तो देखो बेटा क्या बनेगा, जब इन दोनों के रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, वाटर, और क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर कौन सा होगा, बी, एसिटाल्डिहाइड इज द राइट आंसर। In which of the following molecule have all the effect, namely inductive, mesomeric and hyperconjugation? ठीक है, तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए तो क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए। इसमें एल्कीन नहीं है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो बेटा ये दोनों, इन तीनों में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए बेटा कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। बेटा इस स्ट्रक्चर में इन तीनों में से देखो तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं एलिबरेट करूं तो बेटा ये देखो, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, क्लियर, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे क्या बेटा CH3। तो यहाँ पे क्या है देखो, 1 2 तीसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, और जब रेजोनेंस है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट देखो, ये क्या है, प्लस I ग्रुप है, तो इस इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इसमें बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि एल्कीन है तो एक एल्कीन के बगल वाले कार्बन से जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वही क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा। ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, और ये क्या है, इसके साथ साथ ये क्या है, -I इफेक्ट भी शो करेगा, और ये +I इफेक्ट। तो इसमें तीनों इफेक्ट्स हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन SO2H2S3S, ये रिएक्शन है और पूछ रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट मास है उसका ट्वाइस की वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, SO2 है, और SO2 कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा, सल्फर में। तो SO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, और यहाँ कितना है, 0। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ बेटा, 4। आपको पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनका जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बेटा, 4 होगा। क्लियर, अब वैलेंसी फैक्टर पता चल गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम बता देंगे। तो इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका मॉलिक्यूलर 64 और बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, वैलेंसी फैक्टर 4 है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वाला वैल्यू 16 आएगी। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बेटा, 16। लेकिन हमें क्या लिखना है, ट्वाइस ऑफ द इक्विवेलेंट मास। यहाँ फोकस होना है क्योंकि ये दोगुना पूछ रहा है। बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तुरंत 16 आंसर दे दोगे, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में ट्वाइस करना है तो इसका ट्वाइस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 32। तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ओवरऑल पेपर बेटा अच्छा था, ठीक है। इसमें आप गुड स्कोर 150 कह सकते हैं, और 130 से कम अगर इसमें स्कोर है तो मुझे लगता है बेटा कि आपको और पढ़ने की जरूरत है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।